एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजनीति विज्ञान यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर को। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर लगभग हर स्टेट के हम अपने कोर्सेज में करा रहे हैं। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं और डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा। तो पहला प्रश्न है, समाजवाद एक ऐसी टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। और पिछले क्वेश्चन पेपर में भी हमने देखा था, यह है जीडीएच कोल। अगला प्रश्न, द थियोरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डिके इज फॉर्मुलेटेड बाय। आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा निम्नलिखित में से किसकी है? यह है एसपी हंटिंगटन की। एसपी हंटिंगटन ने अवधारणा दी है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ये किसमें दी है? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 के अंदर। अगला क्वेश्चन, with the help of the code given below select the correct chronological order of publication of the following books। ये यहां पे कुछ किताबें दी गई है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। अब देखिए एग्जैक्टली आपको नहीं पता है लेकिन थिंकर्स तो आपको पता होंगे। थिंकर्स के हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये किताब, इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहां पे 4 एसेज ऑन लिबर्टी। 4 एसेज ऑन लिबर्टी ये बर्लिन की किताब है। बर्लिन आधुनिक चिंतक है। 1950 के बाद मैक्सिमम इनकी किताबें आती हैं, तो 1950s के बाद एग्जैक्ट डेट भी आप देख सकते हैं इसकी। ये 1969 में ये किताब लिखी गई है। सुम्मा थियोलॉजी किताब लिखी है एक्विनास ने, और एक्विनास का टाइम पीरियड आप देख लीजिए 1485 में ये किताब लिखी है। लेवियाथन हॉब्स की है, तो हॉब्स लगभग 1651 17वीं शताब्दी की किताब है। और द रोड टू सॉफ्ट डाउन फ्रेडरिक हेग की 1944 की किताब है। तो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका क्या बनता है? सबसे पुरानी कौन सी है? सुम्मा थियोलॉजी। तो सुम्मा थियोलॉजी 2 सबसे पहले आएगा, 2 केवल यहां पे सबसे पहले, दैट्स मीन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी पंचायत के समावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। कोई पंचायत है 5 साल के लिए गठित की गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई आरोप लगते हैं या फिर सरकार विघटित हो जाती है 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, तो दूसरी पंचायत जो गठित की जाएगी शेष बचे हुए समय के लिए, पूरे 5 साल के लिए, जैसा ग्राम सभा द्वारा तय किया जाए, नन ऑफ द अबव। तो ये लगभग सभी को क्लियर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी हुई है पंचायती राज की, ठीक है, लेकिन वो पीआरआई विघटित हो जाती है 2 साल के लिए, जो नई पीआरआई गठित होगी वो 3 साल के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करेगी। एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ किताब किसने लिखी है? डेविड ईस्टन ने। अगला प्रश्न, मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है, यह कथन किसका है? चीफ एग्जीक्यूटिव इज अ ट्रबल शूटर, अ सुपरवाइजर एंड अ प्रमोटर ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम हुज स्टेटमेंट इज दिस। यह है डिमॉक का कथन। डिमॉक ने कहा है जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या होता है? सभी कठिनाइयों का अंत करता है, सुपरविजन करता है और दिशा निर्देशन करता है। अगला प्रश्न, व्हाट अकॉर्डिंग टू जेम्स डी मुने इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जेडी मुनी के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? विकेंद्रीकरण, पदसोपान, नियंत्रण का दायरा या समन्वय। जीडी मुने ने समन्वय को प्रशासन का हृदय माना है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो उसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी समन्वय।
सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहां पे देखिए इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले इन्होंने दिया समन्वय सिद्धांत, उसके बाद पद सोपान, उसके बाद कार्यात्मक और सबसे लास्ट में स्टाफ और सूत्र सिद्धांत। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका क्या अर्थ है? उत्तर दक्षिण, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, देखिए डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इसका। पूर्वी साम्यवादी देश और पश्चिमी, अब पूर्व पश्चिम का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये ईस्ट और वेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, या तो ये भी नहीं होगा। उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण गरीब या विकासशील देशों का है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहां पे अमीर देश आ जाते हैं, यहां पे गरीब आ जाते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह प्रश्न है। भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारतीय शासन अधिनियम। देखिए भारतीय स्वतंत्रता का जो मैग्ना कार्टा है, जहां से भारत को एक हिसाब से स्वतंत्रता मिलना शुरू होती है, वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि इस एक्ट के अंदर भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन के छुटपुट अधिकार देने शुरू कर लिए थे। मार्ले मिंटो, ये एक सुधार अधिनियम था, ये भी एक सुधार अधिनियम है, इस हिसाब से ऑप्शन ए ही होगा इसका। देख लेते आगे। अगला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1858 को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरिटी वाज एम्फेसाइज्ड बाय, विधिक और राजनीतिक संप्रभु के मध्य भेद पर जोर किसने दिया? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, डायसी ने। डायसी ने पॉलिटिकल सॉवरिटी और लीगल सॉवरिटी के बीच डिफरेंशिएट किया है। Who among the following is known as the leading thinker of New Left? निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है? तो नव वामपंथ का विचार क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि नव वामपंथ का विचार क्या कहता है। हेलो जी, अभी मैं क्लास में हूं, बाद में करना। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछा है न्यू लेफ्ट के साथ कौन जुड़े हैं? तो न्यू लेफ्ट के साथ जुड़े हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द मेथड्स आर प्रेशर ग्रुप टू डू नॉट अडॉप्ट? दबाव समूह के द्वारा कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है? और ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम हर एक पेपर में रिपीट हुए हैं। तो इलेक्शन नहीं लड़ता दबाव समूह, हमने पहले भी ये देख लिया है। क्या तरीके अपनाते हैं? ये संगोष्ठी आयोजित करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ये लॉबिंग करते हैं, ये आंकड़े प्रकाशित करते हैं, ये रिश्वत बेईमानी और अन्य उपाय उसको दुनिया के सामने लाते हैं। संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि रखते हैं और प्रदर्शन ये करते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू हिंडर द हिंडरनेस अगेंस्ट गुड लाइफ मीन्स। राज्य का कार्य सदजीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा खड़ी करना है। ये बेसिकली किसने कहा है? टीएच ग्रीन ने कहा है। इसका मतलब क्या है? राज्य के सकारात्मक कार्य। ठीक है, राज्य के सकारात्मक कार्य यानी जो प्रॉब्लम्स व्यक्ति के लाइफ में आती है उसको दूर करे, तो ये ग्रीन ने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला, चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है? चेस्टर आई बर्नार्ड ने लीडरशिप के बारे में
जो संचार लीडरशिप करती है उसके बारे में कुछ आवश्यक शर्तें बताई है, इनमें से कौन सी नहीं है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। पहला, बोधगम्यता, यानी उसके पास इंटेलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, संगठन के उद्देश्य के साथ निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी विद पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिजिबिलिटी या कॉन्टिन्यूअस सुपरविजन, इनमें से कौन सा चेस्टर आई बर्नार्ड ने नहीं बताया है? यह है कॉन्टिन्यूएशन, जो कॉन्टिन्यूअस सुपरविजन होता है, निरंतर पर्यवेक्षण, इसकी जरूरत नहीं होती है संचार के अंदर। संचार के अंदर आपके पास बोधगम्यता होनी चाहिए, इंटेलिजेंट आप होने चाहिए, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और फिजिबिलिटी होनी चाहिए, संभाव्यता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Who among the following is known as the father of modern operational management theory? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंध सिद्धांत का जनक कहा जाता है? एल्टन मेयो, एच.एल. गांट, एफ.बी. गिलब्रेथ या हेनरी फ्योल? एक एक को देख लीजिए। एल्टन मेयो जाने जाते हैं मोटिवेशन थियरी के लिए, लेकिन यहां पे पूछा है मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थियरी। एच.एल. गांट ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, गिलब्रेथ भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ। बचते हैं आपके हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को जनरल मैनेजमेंट थियरी का पिता कहा जाता है, और जनरल मैनेजमेंट थियरी को ही मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थियरी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहेवियरलिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट्स? व्यवहारवाद निम्नलिखित में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तार्किक प्रत्यक्षवाद, मार्क्सिस्ट चिंतन, नव मार्क्सवाद, औपचारिक संस्थावाद। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर आप लोगों को है तो आप बताओगे यह है पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, क्योंकि व्यवहारवाद जब आया तो उसने कहा है कि हमें इस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस को बनाना है जैसे नेचुरल साइंस होता है, नेचुरल साइंस की तरह, यानी प्रत्यक्षवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यह है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? ये अंतरिम सरकार की बात की जा रही है। अंतरिम सरकार की घोषणा भारत में कब की गई? 15 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 24 अगस्त या फिर 10 अगस्त 1946? ये बात तो क्लियर है, 1946 को हमारी अंतरिम सरकार सबसे पहले बनी थी, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम सरकार हमारी गठित की गई थी। अगला प्रश्न, यहां पे आपको मिलान करते हुए निम्नलिखित कूटों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन हम लोगों को करना है इसमें से, और यहां पे ये कूट भी आप देख पा रहे हैं नीचे, तो इसको हमें क्या करना है, इसका मिलान करना है। देख लेते हैं। थियरी ऑफ टू नॉलेज, दो ज्ञानों का सिद्धांत, दो तलवारों का सिद्धांत, तीन सामाजिक वर्गों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फोर लॉज, चार कानूनों का सिद्धांत। इसको मैच करना है। आगे सेंट थॉमस दिए हैं, प्लेटो दिए हैं, सुकरात दिए हैं और पॉप ग्रेगरी सप्तम। तो दो तलवारों का सिद्धांत तो देखिए सबसे पहले यहां पे मैच कर लीजिए। इजी से अगर टफ की ओर हम लोग जाते हैं तो हम इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे दो ज्ञानों का सिद्धांत किसने दिया था? एक वास्तविक ज्ञान होता है और एक मिथ्या ज्ञान होता है। यह बात किसने की थी? यह बात की थी सुकरात ने। सुकरात से आगे प्लेटो ने हालांकि अडॉप्ट किया था। तीसरा, तीन सामाजिक वर्गों का सिद्धांत, यानी तीन सामाजिक वर्ग होंगे, प्रोडक्टिव क्लास होगी, आपकी वॉरियर होंगे और लास्ट वाले रूलिंग क्लास होगी। तो तीन वर्गों का सिद्धांत किसने दिया है? प्लेटो ने। लास्ट बचता है चार कानूनों का सिद्धांत। चार प्रकार के कानून होंगे, प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून, नगरीय कानून। इस प्रकार से ये संत थॉमस ने बताए थे, संत थॉमस ने।
तो इसको अगर करेक्टली हम मैच करेंगे तो यहाँ पे ए का 3 और डी का 1, ए का 3 और डी का 1, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2 ज्ञानों का सिद्धांत सुकरात, 2 तलवार ग्रेगरी सप्तम, 3 सामाजिक वर्ग प्लेटो और 4 कानूनों का सिद्धांत एक्विनास। आई होप क्लियर है। अगला प्रश्न, यहां पे असर्शन और रीजन से क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन में दिया गया है द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, बिल्कुल प्रतिबद्ध है। 1948 में इन्होंने डिक्लेरेशन तक कर दी ह्यूमन राइट्स की। ठीक है, दूसरा, मानवाधिकार मानव के विकास और उसकी अस्मिता की आवश्यक शर्तें हैं। मानवाधिकार मानव के अस्तित्व की आवश्यक शर्तें हैं, क्योंकि मानवाधिकार मानव के विकास और उसकी अस्मिता के लिए आवश्यक शर्तें हैं, इसलिए प्रमोट करता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों को। दैट्स मीन ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज को-ऑथर्ड बाय मार्क्स और एंजल। मार्क्स और एंजल ने मिलकर कौन सी किताब लिखी है? दास कैपिटल, पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स तो किताब ही नहीं लिखी इन्होंने, ये तो एरिस्टोटल की है। जर्मन आइडियोलॉजी, द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी। द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी। और पावर्टी ऑफ फिलॉसफी के बारे में आपको मैं बता दूं, पावर्टी ऑफ फिलॉसफी ये मार्क्स की किताब है और हीगल की आलोचना इसमें की गई है, तो डी भी नहीं होगा। दास कैपिटल या फिर जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जर्मन आइडियोलॉजी ये को ऑथर्ड है किसकी? मार्क्स और एंजल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। द प्लेस वेयर इन 1946 नेवी ओपनली रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कहां किया था नौसेना ने? मुंबई में, कोलकाता में, कोच्चि में या मद्रास में? ये किसने किया था? रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था बंबई में। अभी मुंबई कहा जाता है, बंबई में किया था। दैट्स मीन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। किसने किया था? रॉयल इंडियन नेवी ने। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, 18 फरवरी 1946 को। अगला प्रश्न, हु डिस्क्राइब्ड ब्यूरोक्रेसी एज न्यू टर्म ऑफ डिस्पोटिज्म। न्यू डिस्पोटिज्म ब्यूरोक्रेसी को किसने कहा था? यह कहा था हैवर्ट ने, लॉर्ड हैवर्ट ने। न्यू डिस्पोटिज्म यानी नई तानाशाही। पहले तानाशाही होती थी रजवाड़ों की, अब तानाशाही किसकी हो गई? अब तानाशाही हो गई ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि ये निरंकुश होती है, अधिनायक होती, किसी का नहीं सुनती ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं लड़ती है। अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज टू। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब संसद क्या होती है? चल रही होती है। तो स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है देख लेते हैं। सरकार की निंदा करना नहीं है। बिल विधेयक को सदन में प्रस्तावित करने की अनुमति मांगना, तो अनुमति नहीं मांगी जाती है, एडजर्नमेंट किया जाता है। ठीक है, बजट में कमी लाने का प्रस्ताव, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना। तो एडजर्नमेंट यानी स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? जैसे भारत में कोई आतंकवादी घटना घट गई और दूसरे मुद्दों के ऊपर बहस चल रही है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो यहां पे एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है, यहां पे स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, उसके लिए लाया जाता है एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं
किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? लास्की, टॉनी, हायक, मैकफर्सन। ये किसने कहा? हालांकि हमने ये पहले जो देखा था उसमें लॉर्ड एक्टन थे। लॉर्ड एक्टन ने कहा था। लॉर्ड एक्टन के अलावा और कौन थिंकर है? ये है एफ ए हेयक। एफ ए हेयक, एफ ए हेयक भी कहते हैं। या तो आप इक्वलिटी ही दे दीजिए या स्वतंत्रता ही दे दीजिए, और स्वतंत्रता की अभिलाषा समानता की अभिलाषा में स्वतंत्रता भी निष्फल हो जाती है, इस प्रकार की बात ये कहते हैं। ठीक है, एफ ए हेयक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी किताब में इन्होंने ये विचार दिया है। अगला प्रश्न, which of these occupy the lowest level in Maslow's need hierarchy? मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पे पाया जाता है? ये सबसे निचले स्तर पर, एक सबसे ऊपर पे है। निचले स्तर पे आती है फिजिकल नीड। फिजिकल नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान, और सबसे ऊपर आता है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, सेल्फ एस्टीम। तो आदर तो सबसे ऊपर होगा डेफिनेटली। सबसे नीचे कौन सी होगी? शारीरिक आवश्यकताएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सबसे नीचे कौन सी होगी? यहां पे देखिए, इसका सही क्रम भी यहां पे है। सबसे पहले आती है आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान। जब आपका पूरा हो गया, उसके बाद कोई आपका मकान आपको कोई लूट ना ले, फिर सुरक्षा आवश्यकताएं आ जाती है आपकी। उसके बाद सामाजिक, कि समाज में भी मान सम्मान होना चाहिए। फिर आपकी महत्वाकांक्षाएं आ जाती है, और सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सर्वोच्च स्तर है। अगला क्वेश्चन, Who among the following is associated with concept of third wave of worldwide democratization? थ्री वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ये सिद्धांत किसने दिया है? एसपी हंटिंगटन ने। ठीक है, ये 1991 में इन्होंने किताब लिखी, इन द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, ये इनकी किताब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? आर्टिकल 19F एंड आर्टिकल 31 वर रिपील्ड। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार क्या था हमारा? संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में इसे खत्म कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 19(1)F और 31 इन्हें खत्म कर दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इट वाज सब्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 301, इसे भाग 12 में अनुच्छेद 301 का के तहत प्रतिस्थापित किया गया। नहीं, ये 300 में है, आर्टिकल 300A में, ना कि 301A में, तो ये तो गलत है। अगला, इट हैज नाउ बिकेम जस्ट लीगल राइट। हाँ, ये कानूनी अधिकार अब बन गया है, अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो 1 और 3 सही होंगे, दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? ये है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी तत्वबोधिनी सभा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था आमंड ने, गैब्रियल ए आमंड ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही होगा। अगले भी देख लेते हैं, जीबी पावल नो, ड्यूश नो, लुसन पाई। हाँ, ये है गैब्रियल ए आमंड, जिन्होंने पॉलिटिकल कल्चर का सबसे पहले प्रयोग किया था 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Which one of the following is the oldest theory regarding the origin of the state? राज्य की उत्पत्ति के विषय में सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? शक्ति सिद्धांत, पितृसत्तात्मक, देवीय सिद्धांत। तो देखिए, जहां भी हम बात करते हैं तो पुराने समय की तो ईश्वर की ही मानते थे कि ईश्वर ने जन्म दिया। उसमें मनु का सिद्धांत ले लीजिए, शुक्र का सिद्धांत, बृहस्पति का सिद्धांत। तो सबसे पुराना जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, वो डिवाइन थ्योरी है कि भगवान ने राज्य को बनाया था, ऐसा माना गया। उसके बाद आ जाता है आपका शक्ति सिद्धांत, उसके बाद आ जाता है पितृसत्ता, और उसके बाद आ जाता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। ये इसका सही क्रम अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न, द इलेक्शन कमीशन वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग?
निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करता है? देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, ये किसी के अधीन काम नहीं करता। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, ये किसी के दबाव में या किसी के अधीन काम नहीं करता है। दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये विधि मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर किसी के अंडर काम नहीं करता, ये एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, प्लूरलिस्ट आर इन फेवर ऑफ, बहुलवादी किसके पक्षधर है? एबोलिशन ऑफ स्टेट? नहीं, एबोलिशन ऑफ स्टेट का मतलब राज्य को खत्म कर दो, ये तो कम्युनिस्ट थियोरी में आ जाता है कि राज्य की कोई जरूरत ही नहीं है, और अनार्किस्ट में भी आ जाता है। ठीक है, अगला, क्लासेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, वर्गहीन राज्य विहीन, ये तो मार्क्सवादी कहते हैं। राज्य की शक्ति कम करना, राज्य की शक्ति में अभिवृद्धि। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राज्य की शक्ति को कम कर दिया जाए, क्योंकि राज्य ही एकमात्र संप्रभु नहीं है, छोटे मोटे जितने भी आपके समुदाय होते हैं उनके पास भी शक्ति होती है, ये बहुलवाद कहते हैं। यानी राज्य को अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए, ऑटोक्रेट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द रिलेशनशिप ऑफ प्लोरिटेरियट बिल, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित कर स्वयं अपने शासक चुनेगी, प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को खत्म करेगी। तो सर्वहारा की तानाशाही क्या है? ये जब पूंजीवाद है, पूंजीवाद के खिलाफ जब बुर्जुआ क्रांति होगी, उसके बाद सर्वहारा की तानाशाही होगी। सर्वहारा यानी मजदूरों की तानाशाही होगी, लेकिन ये कम समय के लिए होगी, ये परमानेंट नहीं है। जो आपकी मजदूरों की तानाशाही है, ये परमानेंट नहीं हो सकती है, संक्रमणकालीन व्यवस्था इसे कहा है। इसमें क्या है? पूंजीपतियों को खत्म करने का काम किया जाएगा। अगले ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गिव करेक्ट आंसर बाय मैचिंग द लिस्ट 1 and 2। यहां पे लिस्ट 1 है, यहां पे थिंकर्स दिए हैं और उनसे रिलेटेड यहां पे कुछ अवधारणाएं दी है। इसको आपने मैच करना है कि भारत के संदर्भ में कौन सा थिंकर क्या बात करता है, कौन सा थिंकर क्या बात करता है। तो देख लेते हैं। केसी बियर ने भारत को कहा था अर्धसंघीय, क्वासी फेडरलिज्म, ये सबसे इजी से टफ की ओर हम चलेंगे। कोऑपरेटिव, सहकारी संघवाद नो। पॉल एप्लेवी तो एक्सट्रीमली फेडरलिज्म इसके साथ जुड़े हैं, पॉल एप्लेवी नहीं होंगे। आइवर जेनिंग्स, ग्रैनविले ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स जुड़े हैं। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन, तो इसके बाद जो लास्ट बचता है वो बचता है ग्रैनविले ऑस्टिन, ये सहकारी संघवाद के साथ। एक बार चेक कर लेता हूं हमने सही मैच किया या नहीं। केसी बियर है, क्वासी फेडरलिज्म बिल्कुल सही है। ग्रैनविले ऑस्टिन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिल्कुल सही है। एप्लेबी, एक्सट्रीम फेडरल, और आइवर जेनिंग, मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति, हाँ बिल्कुल सही है। इस हिसाब से इसका सही मैच क्या होगा? 1 का 3 यहां है और डी का 1 केवल यहां पे है। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। हाँ, केसी बियर ने अर्धसंघात्मक कहा था, पॉल एप्लेवी अति संघात्मक, आइवर जेनिंग्स मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति सहित संघ, और ग्रैनविले ऑस्टिन सहकारी संघवाद। अगला क्वेश्चन, प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, यह कथन किसका है? प्रशासन राजनीति की शाखा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स, हु सेड? डोनाल्ड किंग्सले, गुडनाउ, लूथर गुलिक या लिप्सन? ये है डोनाल्ड किंग्सले का कथन। डोनाल्ड किंग्सले कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न, Who among the following said तिलक as the father of Indian unrest? इसके लिए केस भी किया था तिलक ने, इवन अपील तक की थी कि ऐसा कैसे कह सकते हैं। तिलक को भारतीय अशांति का पिता किसने कहा था? यह कहा था शिरोल ने। कहां पे है शिरोल?
ये वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा था, क्योंकि लाल पाल बाल आपने सुना होगा, गरम दल आपने सुना होगा, ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड द इंडियन एयरफोर्स एग्जीक्यूट ऑपरेशन कैक्टस? भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था? ऑपरेशन कैक्टस चलाया था मालदीव में। कब चलाया था? 1988 में। वहां पे पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम समर्थक समूह द्वारा सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। कहां पे? मालदीव में। ऑपरेशन कैक्टस कहां चलाया? मालदीव में। कब? 1988 में। अगला प्रश्न, मार्शल मैक्लुहान यूज द टर्म ग्लोबल विलेज फॉर? मार्शल मैक्लुहान ने वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तृतीय विश्व के लिए, वैश्वीकरण के लिए, गुटनिरपेक्ष राज्यों के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। बहुत सिंपल है, मार्शल मैक्लुहान से रिलेटेड कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत सिंपल है। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरा विश्व वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण एक गांव की तरह सिमट गया है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल विलेज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 91वां संवैधानिक संशोधन 2004 का विषय क्या था? राइट ऑफ एजुकेशन, मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन, राइट टू इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन ऑफ करप्शन एट ऑल लेवल। बहुत सिंपल है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था, राइट टू एजुकेशन 2009 है, मंत्रिपरिषद का आकार 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, यह बात की गई थी 2004 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नियो रियलिस्ट थिंकर? निम्नलिखित में से कौन एक नव यथार्थवादी विचारक है? नव यथार्थवादी, तो दो तो आपको पता ही होंगे, मर्शाइमर और केनेथ वॉल्ट्ज। हाँ, इनमें से कौन है नव यथार्थवादी? तो यहीं पे दिया है, केनेथ वॉल्ट्ज। अगर मर्शाइमर होते तो वो भी इसका राइट आंसर होता, मर्शाइमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही का नया संस्करण है? इन इंडिया द करंट पब्लिक सर्विस इज अ न्यू वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी? गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, अभिभावक नौकरशाही, ये तो देखो अमेरिका में चलती है, हमारे योग्यता मूलक नौकरशाही होती है, योग्यता मूलक। पहले इंडिया में कास्ट ब्यूरोक्रेसी होती थी, संरक्षक नौकरशाही, ये भी अमेरिका और लाइक चीन से रिलेटेड है। इंडिया में किस प्रकार की होती है? क्वालिटेटिव ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जो भी हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है और एग्जाम के आधार पे ही ब्यूरोक्रेट्स चुने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में लागू नहीं होता है? देखिए 6ठी अनुसूची जो है इसके अंदर 4 राज्य हैं जो ट्राइबल एरिया है, और अनुसूची 5 के अंदर 10 राज्य हैं जहां पे पैसा एक्ट लागू हुआ है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड। तो 4 राज्य, उत्तर पूर्व के 4 राज्य, इनमें से किस पे ये लागू नहीं होती? 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। नागालैंड पे ये लागू नहीं होती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 4 राज्य कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और चौथा कौन सा है? मिजोरम। यहां पे स्वायत्त जिला परिषद वगैरह का गठन किया गया है, तो नागालैंड इसमें नहीं होगा। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कठोर संविधान हड़बड़ी में किए गए परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो कठोर संविधान में ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम से आप चेंज कर दो, हड़बड़ी नहीं, आप 2/3 बहुमत से आपको करना पड़ेगा। एक कठोर संविधान दलीय झड़पों का शिकार नहीं हो सकता है। एक कठोर संविधान केरल
उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों हेतु, केरल नहीं होगा, ये केवल होगा, केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों हेतु उपयुक्त है, नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा सही है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, तो आपने कर लिया होगा डेफिनेटली। A rigid constitution is suitable only for people with high political consciousness, क्योंकि अगर हाई पॉलिटिकल कॉन्शियस नहीं होगी और आपने कठोर संविधान बना दिया तो संविधान क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए कठोर संविधान वहीं पे लागू किया जा सकता है जहां पे लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अच्छी हो। अगर आप पाकिस्तान में कठोर संविधान लागू करने की कोशिश करोगे तो सेना उसको कभी भी तोड़ सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वहां पे ज्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड ईयू सिटीजनशिप? यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित करने वाली संधि कौन सी है वो आपको बतानी है। मतलब जो ईयू के 28 कंट्रीज हैं उन्हें ईयू की सदस्यता मिलेगी। इंग्लैंड या फिर जर्मनी, रूस तो नहीं होगा इसमें, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इनकी सदस्यता तो होगी लेकिन ईयू की सदस्यता भी होगी। इसके लिए कौन सी ट्रीटी हुई थी? इसके लिए हुई है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु आर द क्लैट्स इन फ्रेडरिक रिक्स साला मॉडल? फ्रेडरिक रिक्स ने जो साला मॉडल दिया है, साला मॉडल क्या है? प्रशासन से संबंधित मॉडल है एक। इसमें क्लैट्स किसे कहा जाता है? निचले स्तर की नौकरशाही जिसे आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं है। उच्च स्तरीय सामान्य नौकरशाही, वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत है किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता है, या इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई। तो क्लैट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली हित समूह के बारे में इन्होंने क्लैट्स शब्द यूज किया है, तो हित समूह ऑप्शन सी। क्लैट्स का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप्स who are of semi traditional type but knowing modern technology। क्लैट्स क्या है? ऐसे प्रेशर ग्रुप, हालांकि है तो वो ट्रेडिशनल, सेमी ट्रेडिशनल, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी वो जानते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय के सामाजिक समझौते के विवेचन में मूल स्थिति शब्दावली, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन आपको देखने को मिलती है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अंदर, वेल्स ऑफ इग्नोरेंस के अंदर। अगला क्वेश्चन, द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये हमने देख लिया, नागालैंड नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? गणेश 2 बार आया। इस तरीके से एक मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं उसको। गणेश 2 बार आया, तो गणेश सबसे पहले होंगे तो जीवी मावलंकर, इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आयंगर है। गणेश 2 बार बने थे, ये गणेश वी मावलंकर, ये 2 बार बने थे, तो गणेश 2 बार आया मतलब आयंगर, तो फर्स्ट होंगे जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए। गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 1956 तक इनका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन, यहां पे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट्स द मेथड ऑफ अराइविंग एट अरेंजमेंट फॉर सेटिंग अप द स्टेट। सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का एक तरीका प्रस्तुत करता है। रीजन में कहा गया है, यह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है, यानी एक ऐसा ट्रांजिशन है, ट्रांजिशनल पीरियड है जिसको इंगित किया जाता है। अब इसको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात, सामाजिक समझौते के द्वारा बिल्कुल स्टेट बनाया जाता है, यह बात तो बिल्कुल सही है। सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौते का एक तरीका है, जो कि हॉब्स ने बताया, लोक ने बताया, रूसो ने बताया, अलग अलग तरीके से बताया। रीजन में कहा गया है यह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है, यानी नागरिक समाज ट्रेडिशनल से जैसे जैसे मॉडर्न में बदलने लगता है वैसे राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से देखिए, प्राकृतिक अवस्था में क्योंकि
प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को यह इंगित करता है। संक्रांति काल यानी प्राकृतिक अवस्था से हम क्या बनते हैं, राज्य बनते हैं, इसलिए ये एक तरीका है राज्य को बनाने का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए अगर आपको मेरी समझ नहीं आई, लेकिन आंसर इसका ए ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को यह स्पेशल पावर है कि वो न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनाता है। रीजन, द राज्यसभा इज बेटर प्लेस टू डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट। राज्यसभा को उचित स्थान है राष्ट्र हित को परिभाषित करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, क्योंकि राज्यसभा बेसिकली राज्यों का एक असेंबली है और राज्यों के हित, राष्ट्र के हित क्या होंगे उसको डिफाइन किया गया है राज्यसभा के संदर्भ में कि राज्यसभा को यह स्पेशल पावर है कि कोई भी राष्ट्र हित की नई सेवा बना सकता है। उसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तन करने की ओर अग्रसित करना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब पहले से जो मौजूद पॉलिटिकल कल्चर है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसे आगे की ओर अग्रसित करना। पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन एवं विकसित स्वरूप प्रदान करना, या फिर पहले से मौजूद मानकों को समाप्त कर नए मानक स्थापित करना। इनमें से सही उत्तर क्या होगा पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में। एक तो बिल्कुल सही है, पहले से मौजूद जो संस्कृति है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन केवल ये नहीं है कि आपने मॉडर्न गैजेट उपयोग कर लिए। मॉडर्नाइजेशन मतलब आपकी सोच भी मॉडर्न होनी चाहिए, आपकी संस्कृति भी मॉडर्न होनी चाहिए, वो होता है मॉडर्नाइजेशन। हाँ, पहले से जो संस्कृति है उसमें हमने क्या है, मॉडर्न तकनीकी अडॉप्ट करनी है। एक होना जरूरी है, एक यहां नहीं है, एक यहां भी नहीं है, एक यहां पे है। हाँ, एक यहां पे है और एक यहां पे है। दो तो आउट हो गए, दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो में से एक। दूसरा देखते हैं, पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन और विकसित प्रदान करना। पहले से जो भी चल रहा है उसे हमें क्या करना है, नवीनतम और उसे विकसित करना। हाँ, ये भी सही है। तीसरा, नए स्टैंडर्ड, नए मानक, पुराने को खत्म करके नए स्थापित करना, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, Who among the following is the author of the Spirit of Law? Spirit of Law किताब लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने। अगला प्रश्न, Which of the following statement regarding the election of Vice President is incorrect? जो हमारे उपराष्ट्रपति है उनका जो इलेक्शन किया जाता है उनके बारे में कौन सा कथन यहां पे गलत है। पहला, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव में एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग होता है। निर्वाचक मंडल का गठन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य के विधानमंडल के कोई भी सदस्य, हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन सी। पहले आपको डाउट लग जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां पे बोला है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, ना कि केवल निर्वाचित। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही है। यहां पे एक लंबी लिस्ट दी गई है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, और नीचे है जापानीज, और नीचे आपको कूट भी दिए हैं, तो उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि
हाँ, ये विजिबल थोड़ा सा हो जाए हमारे लिए। ओके, पहला है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो विशेषताएं हैं वो हमें देखनी है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार समान हो। उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन का पदेन अध्यक्ष बनाने के रूप में बनाना। सरकार में अवशिष्ट शक्तियां निहित होना, संघ की सरकार में। अब देखिए, हमने जो उपराष्ट्रपति का जो पदेन सभापति वाला जो पद रहता है वो कहां से अडॉप्ट किया है हमने? वो अडॉप्ट किया है अमेरिका से। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। 1 का 3 होगा उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, ये अमेरिका का ही होगा डेफिनेटली। अगला, कनाडा के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो कहां पे निहित रहती है? ये रहती है संघ के पास। और हमने कनाडा के संविधान से ये जो आपका रेज्यूटरी पावर वाला सिद्धांत है, ये कनाडा की गवर्नमेंट से हमने लिया है, तो बी का 4 होगा। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हमने समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया है। जापानीज में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जापान ने ये कहां से अडॉप्ट किया है? इंग्लैंड से। तो 1 का 2, 1 का 3, सी का 2, 1 का 3, सी का 2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट यानी सरकार के विरुद्ध अभियोग, या फिर स्थगन प्रस्ताव। इनमें से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो ये ऑप्शन सी, सरकार के विरुद्ध अभियोग। ये किसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है? यहां पे गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बाकी सारे के सारे बजट पे चर्चा की जाती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहता है, क्योंकि प्रशासन ही बजट खर्च करता है। प्रश्नकाल में पूछा जा सकता है, हाँ भी आपके प्रशासन में, आपके डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च किया गया। और स्थगन प्रस्ताव में भी ऐसा होता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध अभियोग ये लोक प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल है। एग्जीक्यूटिव इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन, which of the following statement are correct in compliance with the constitution order application to Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर संविधान संशोधन जो हुआ है 2019 का, उसके बारे में कौन से कथन सही है वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पे कहा गया है। देख लेते हैं। स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया आर्टिकल 370 के तहत, बिल्कुल सही है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954 सप्रेस्ड यानी संविधान आदेश 1954 खत्म कर दिया गया। 1954, हाँ 1954 का जो संविधान का आदेश था उसके तहत ही क्या किया गया था? उसके तहत ही स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, स्पेशल दर्जा दिया गया था, तो इसे खत्म कर दिया गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, आर्टिकल 370 कंक्लूड एज अ टेक्स्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान के मूल पाठ के रूप में समाप्त। देखिए, आर्टिकल 370 बिल्कुल भी खत्म नहीं किया गया है, इसकी कुछ धाराएं खत्म की गई है जो स्पेशल प्रोविजन देती थी, तो आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ है। 3 तो गलत होगा, 3 गलत है, 2 ऑप्शन गए, एक और 2 सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गांधी वाज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग बुक्स। गांधी जी किन पुस्तकों से प्रभावित थे? अनटू दिस लास्ट, बिल्कुल सही बात है, जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट। रोटी का सिद्धांत, यहां से ब्रेड लेबर का सिद्धांत इन्होंने लिया है। द रिपब्लिक, ये रिपब्लिक प्लेटो की किताब है। द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये लियो टॉल्स्टॉय की किताब है,
तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। रिपब्लिक प्लेटो की है, प्लेटो का कोई लेना देना नहीं है। 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन द 12th समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज हेल्ड। नेम की 12वीं समिट कहां पे हुई थी? नेम की जो 12वीं समिट हुई है ये 1998 के अंदर हुई थी, डरबन के अंदर। डरबन, हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये किसका कथन है? आई बिलीव दैट द सम टोटल ऑफ द एनर्जी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट टू ब्रिंग अस डाउन बट टू लिफ्ट अस अप एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ द डेफिनेट इफ अनकॉन्शियस वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और ये निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? संसद को बांझ औरत कहा था और राज्य को कहा था एक तानाशाह प्रकृति का, मनुष्य पे जुल्म करने वाला इंस्टीट्यूशन कहा था। इसलिए राज्य को खत्म करने की वकालत कार्ल मार्क्स की तरह महात्मा गांधी ने भी की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द टर्म सोशलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ओवन ने एक कपड़ा मिल खरीदी थी, और ये 1800 में खरीदी कपड़ा मिल, और वहां पे उन्होंने क्या किया? कपड़ा मिल के मजदूरों की जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने काम किया, और 1827 के आसपास इन्होंने 1827 में इन्होंने समाजवाद शब्द पहली बार यूज किया था। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला, भारत विधि द्वारा स्थापित कार्य विधि, बिल्कुल सही है। इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ चलता है, यानी जो संविधान में लिखा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यूएसए डबल सिटीजनशिप, हाँ, यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, वहां पे वॉशिंगटन डीसी की भी सिटीजन मिलेगी आपको और यूएसए की भी मिलेगी। इंडिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्विट्जरलैंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, हाँ, स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव है क्योंकि वहां पे एग्जीक्यूटिव में 7 सदस्य होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फेडरल सिस्टम है, ना कि यूनिटरी। फेडरल कहां पे है? फेडरल श्रीलंका में है या फिर आपका ब्रिटेन में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये मैच सही तरीके से नहीं है। अगला प्रश्न, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। निम्नलिखित में से सकारात्मक उदारवाद का प्रवर्तक कौन है? पॉजिटिव लिबरलिज्म का सिद्धांत किसने दिया? पहला, जेम्स मिल, हाँ, जेम्स मिल है। टीएस ग्रीन भी है, एलटी ऑफ हाउस भी है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी पॉजिटिव लिबरलिज्म की वकालत करते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विधि के संहिताकरण से संबंधित है? आर्टिकल 13 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। इनमें से कौन सा कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी जो कानून बनाए जाते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं? या तो ये आर्टिकल 13 ऑफ यूएन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंटरनेशनल लॉ कमीशन के द्वारा। ये दोनों ही कानून बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हु रोट ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सॉवरन। व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर बिल्कुल सॉवरन है, ये कहा था जेम्स मिल ने। अमेरिका में विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके पास है? In United States, power of recognition of foreign government lies with whom against the following? सीनेट के पास, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, राष्ट्रपति के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास?
फॉरेन के साथ जो रिलेशन बनाए जाते हैं, संधियां की जाती है, वो किसके माध्यम से की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हालांकि सीनेट उसको चेक करती है, बाद में सीनेट चेक कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल इसके ऊपर रख सकता है। अगला प्रश्न, द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इज मिनिमम प्री रिक्विजिट ऑफ एनी सोसाइटी हु ऑफ द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट? अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न, क्वालिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन is as good as poetry. The statement of जर्मी बेंथम connotes सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन और काव्य पाठ में कोई भेद नहीं है। मतलब एक जंगली सुअर वो अगर कीचड़ में पड़ा है, अगर वो आनंदित है और एक आदमी पुष्पों के बीच आनंदित है, बराबर आनंद मिल रहा है, तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इससे क्या आशय है वो आपको बताना है। लगभग मैं बता ही चुका हूं, यहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या सही आंसर होगा। प्लेजर शुड बी मेजर्ड इन क्वांटिटी अलोन, सुख का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए। अगर 10 नंबर आप देते हैं सुअर को गंदगी में खेलने के और 10 नंबर ही मिल रहे हैं एक आदमी को पुष्पों के साथ खेलने में, तो बराबर है। दैट्स मीन ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी अगर बराबर है, क्वालिटी जैसी मर्जी हो, आपको कीचड़ में सुख है, दूसरे को फूल में, तो क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। इसी के आधार पे जैस्मिन ने भी इसकी आलोचना की थी। अगला, प्लेजर में भी मेजर्ड इन क्वालिटी, क्वालिटी में तो नहीं किया जाता है, क्वालिटी की बात तो जैस्मिन ने की है। गुण समस्त वस्तुओं का मापक है, तो क्वालिटी की बात ही नहीं हुई है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। पुष्पिन क्या होता है? एक प्रकार का बच्चों का खेल होता है पुष्पिन। पोएट्री एक विद्वान का खेल होता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड all now is that I am not a Marxist? निम्नलिखित में से किसने कहा कि जितना मैं जानता हूं वह यह है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं? कार्ल मार्क्स, एंजल्स, ग्रामशी, रोजा लग्जमबर्ग। ये कथन किसका है? ये कथन है कार्ल मार्क्स का। अब थोड़ा सा ये अटपटा लगेगा, ये किसका है? ये मार्क्स ने खुद के लिए कहा था, जितना मैं जानता हूं मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, क्योंकि मार्क्स के जो विचार हैं वो कई परिस्थितियों से गुजरे हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू कॉइन द वर्ड टोटलिटेरियनिज्म? सर्वाधिकारवाद शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? सर्वाधिकारवाद सबसे पहले गढ़ा था मुसोलिनी ने। और सर्वाधिकारवाद को फासीवाद भी कहा जाता है, तो इसका हिटलर नहीं होगा, नीत्शे, लेनिन। हाँ, ऑप्शन सी ही है, सही है, मुसोलिनी। Who among these gave the concept of communication and control of political system? निम्नलिखित में से किसने संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया? रॉबर्ट डेहल, डेनियल कार्मेनी, कार्ल ड्यूश या गैब्रियल ए आमंड? ये सिद्धांत किसने दिया था? और इंपॉर्टेंट है ये, कार्ल ड्यूश को कम्युनिकेशन थियरी का प्रतिपादक माना जाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी। ठीक है, तो द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल विद न्यू प्रोडक्शन, 1963 इनकी ये रचना है। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। अल्पसंख्यकों के लिए 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं कौन सी हैं? सीमित मत योजना, संचय मत योजना, सीटों का आरक्षण। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, हाँ, अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है, तो हमें ये चीज अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सी होगी। हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होती है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। अगला, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सीक्रेट बैलेट एंड फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ये भी नहीं होगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होगी तो जो कम लोग हैं वहां पे तो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, तो यहां पे होगा लिमिटेड वोट सिस्टम, जो कि फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलता है, फ्रांस या जर्मनी थोड़ा सा। संचय मत, कम्युनिटिव वोट और सीटों का आरक्षण, ये किस लिए किया जाता है? ताकि अल्पसंख्यकों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ऑप्शन ए होगा इसका। द फॉर्म ऑफ ऑथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर
फॉर द यूनियन इन इंडिया इज एनशाइंड इन। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद संबंधी शपथ कहां पे है? वो भारत का प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके लिए अलग से एक अनुसूची बनाई गई है जिसमें उनकी शपथों का वर्णन है। वो है 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द 20 ईयर क्राइसिस? 20 ईयर क्राइसिस E.H. कार ने लिखी है। यहां पे सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। यह है राज्य और यह है राज्यसभा सदस्यों की संख्या। गुजरात से 11 राज्यसभा सांसद जाते हैं, कर्नाटक से 12 राज्यसभा सांसद जाते हैं, केरल से 9 सदस्य है और ओडिशा से 10 है। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनता है ये बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका ये करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है। एवरी स्टेट इज नाउन बाय द राइट्स इट मेंटेन। किसकी स्टेटमेंट है? किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वो रक्षा करता है। यह है हैरोल्ड जे लास्की की कोटेशन। तो ऑप्शन डी। द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? हीगल के द्वंद्ववाद आदर्शवाद का सततीकरण, हीगल के द्वंद्ववाद आदर्शवाद का विलोम था, हीगल के द्वंद्ववाद से कोई संबंध नहीं रखता था। तो देखिए ऑप्शन सी और डी को तो हटा ही दीजिए, क्योंकि सबसे पहले डायलेक्टिज्म का जो सिद्धांत दिया था हीगल ने दिया था और मार्क्स ने कहा कि हीगल का जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत था वो सिर के बल खड़ा था, मैंने इसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी, हीगल के द्वंद्ववाद आदर्श का एकदम विलोम। ये द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात कर रहा था, इसका उल्टा इन्होंने क्या कर दिया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन, लुशन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 विशेषताएं कौन सी है? तो लुशन पाई का ECD मॉडल है, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द थियोरी ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के फादर कौन माने जाते हैं? ये डेफिनेटली थॉमस हेयरे हैं। थॉमस हेयरे ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत दिया था। कौटिल्य के राज्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? वेलफेयर स्टेट, वर्गाधारित, पुलिस राज्य, मंत्रियों का राज्य। कौटिल्य ने क्या कहा था? कौटिल्य की कोटेशन याद कीजिए। कौटिल्य ने कहा था कि राज्य का काम अपनी जनता का कल्याण करना है, तो ये है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉक द एंड फॉर विच द स्टेट वाज क्रिएटेड वाज। लॉक के मत में जिस उद्देश्य से नियमित राज्य रचा गया, लॉक ने क्यों राज्य को रचा? सामाजिक समझौता लॉक के अनुसार क्यों हुआ है? द गुड ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय की भलाई के लिए, शासन वर्ग के हितों की रक्षा, अपने सदस्यों के मूल अधिकार प्रदान करना, वो तो प्रकृति से मिल ही रहते, प्रोटेक्ट हेरिडेटरी राइट्स, नहीं, राजतंत्र की रक्षा करना। ये इसका करेक्ट आंसर है द गुड ऑफ द कम्युनिटी। अगला प्रश्न, हु सेड दैट सॉवरेनिटी रिजाइड इन द डिटरमाइंड ह्यूमन सुपीरियर? ये किसने कहा कि संप्रभुता अधिवास निश्चित मानव समुदाय में निवास करती है? ये ऑस्टिन का कानूनी या फिर लीगल सॉवरेनिटी का सिद्धांत है। व्हेन वाज अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिट? भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब अलग किया गया? यह अलग किया गया था 1976 में। 1976 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देयर आर अ नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं। इनमें से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण कौन से हैं जो लगभग सभी स्टेट्स में अडॉप्ट किए जाते हैं? राजनीतिक दल और प्रेस। राजनीतिक दल तो डायरेक्ट में भी होते हैं, इनडायरेक्ट में भी होते हैं। जनमत संग्रह और आरंभक, रेफरेंडम और इनिशिएटिव, बिल्कुल सही। इलेक्शन तो सभी में होते हैं। ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। When a comprehensive economic cooperation agreement
between ASEAN and China was signed. SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, ये चाइना और आसियान के मध्य कब साइन किया गया था? ये किया गया था 2002 के अंदर. Who has blamed Hegel for contribution to state worship and the development of totalitarianism? किसने हीगल की राज्य की पूजा के योगदान एवं अधिनायकवाद के विकास की निंदा की है? कि हीगल ने जो विचार दिया वो फांसीवाद को जन्म देता है और हीगल को ही आगे चल के फॉलो किया था मुसोलिनी ने और फांसीवाद की उत्पत्ति हो गई थी. तो ये आलोचना किसने की है? ये की है कार्ल पोपर ने. कार्ल पोपर ने कार्ल मार्क्स, प्लेटो और हीगल को टोटलिटेरियनिज्म की श्रेणी में रखा है. कार्ल पोपर, इनकी किताब है द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी या फिर ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी. प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन इन्होंने बताया था. अगला क्वेश्चन, द सेपरेट इलेक्टोरेट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर. भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया था? माल्ले मिंटो अधिनियम, जहां पे मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था. उसके बाद 1919 में आगे बढ़ाया इसे. ठीक है. सिविल सोसाइटी इज एन एप्रोप्रिएट नेम फॉर. नागरिक समाज उपयुक्त नाम है सत्तावाद का, लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज का, टोटलिटेरियनिज्म राजतंत्र. तो लॉजिकली भी आप आंसर देखोगे तो सिविल सोसाइटी लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज का एक उपनाम है. अ यूटोपियन सोशलिस्ट मीन, स्वप्नदर्शी समाजवादी क्या है? स्वप्नदर्शी समाजवादी कार्ल मार्क्स ने रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर इत्यादि को कहा था, क्योंकि उन्होंने विचार तो दिए लेकिन धरातल पे उन्हें नहीं बताया. जिसके विचार व्यवहारिक हो, जो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है, जिसके विचार अव्यवहारिक हो. वन हु इज यूटिलिटेरियनिज्म. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. स्वप्नदर्शी वो है जिनके विचार वास्तविक में लागू नहीं किए जा सकते. क्वेश्चन नंबर 87, अकॉर्डिंग टू विच आइडियोलॉजी द स्टेट इज विथर अवे. किस विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाएगा, राज्य अपने आप खत्म हो जाएगा? ये कौन सी विचारधारा कहती है? तो सभी को पता है, ये है मार्क्सिस्ट विचारधारा. ठीक है. राज्य एक दिन अजायब घर में चला जाएगा, इस प्रकार की बात शायद इन्होंने की है, लुप्त हो जाएगा. अगला क्वेश्चन, आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यवाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? Application of structural functionalism by Almond and Powell was an application of ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, डेहल की पॉलियार्की, लुशियन पाई मॉडर्नाइजेशन थियरी, रोस्टॉप की डेवलपमेंट थ्योरी. नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सबसे पहले सिस्टम अप्रोच आती है और सिस्टम अप्रोच के आधार पे ही आगे चल के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच डेवलप की जाती है आमंड और पावेल के द्वारा. तो ये लगभग यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे? 90 क्वेश्चन थे. आप लोगों को ये कैसे लगे? आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आपका कोई सजेशन है तो आपका सजेशन भी आमंत्रित है. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू.